नमस्कार, वेलकम टू जैरब थिंकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें से अराउंड 12 से 13 एमसीक्यूज थ्योरेटिकल लिया हूँ एंड 14 से 15 एमसीक्यूज प्रैक्टिकल लिया हूँ। ठीक है, तो दोनों थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एमसीक्यूज के माध्यम से हाउस प्रॉपर्टी को ख़त्म करेंगे। अगर आप ये 30 के 30 एमसीक्यूज को देख लेते हो और समझ लेते हो तो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आइदर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, दोनों आप इजीली सॉल्व करके आओगे। तो स्टार्ट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। चलो, ये आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ए रहा। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड इज हाउ एवर टैक्सेबल अंडर द हेड। देखो, वेकेंट लैंड है, इससे रिलेटेड इनकम आ रहा है, तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी पीजीवीपी एंड ऑप्शन डी बी और सी एज केस में भी। देखो, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में वही इनकम टैक्सेबल होगा जो कि इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आया है और इस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है। तो अंडर सेक्शन 12, अंडर सेक्शन 22 बोलता है, चार्जिंग सेक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22 है। चार्जिंग सेक्शन 22 बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में वही इनकम टैक्सेबल होगा जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आया है और इस हाउस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और उसका ऑनर होना चाहिए, और इस हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगा वो ही इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होंगे। क्लियर? तो ये जो वेकेंट लैंड है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ऑप्शन बी गया। ए इनकम टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। Now, second question. Second, party of the SSC engage in the business of letting out property is taxable under the head. देखो, जो प्रॉपर्टी है उसको लेट आउट किया गया है, वह प्रॉपर्टी किस हेड में टैक्सेबल होगा? आप ज़रा सोचो और 10 सेकंड में आप मन में सोचो कौन सी हेड में टैक्सेबल होना चाहिए। देखो, यहाँ पर देखो, प्रॉपर्टी जो है एसएससी का वह इंगेज है बिजनेस में। किसमें? बिजनेस में। तो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी हाउस प्रॉपर्टी अगर बिजनेस में इंगेज है, आइदर फुल्ली और पार्शली, दोनों केस में यह हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम पीजीवीपी में टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड है, आइदर फुल्ली और पार्टली, तो उससे होने वाले इनकम पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन बाय हिम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। देखो, यहाँ पर हुआ ना, एसएससी जो है हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन, हाउस प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ऑक्युपाई कर रखा है। तो मैंने क्या बताया कि आइदर फुल्ली और पार्शली अगर हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस में ऑक्युपाई करता है तो उससे होने वाले इनकम को इनकम फ्रॉम पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ए क्वेश्चन 4। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दोनों को एनालाइज करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करके बताना है। स्टेटमेंट 1, इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट
एंड एरियर ऑफ रेंट ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेवेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि अगर कोई अनरिलाइज रेंट हो या फिर एरियर ऑफ रेंट हो, इस केस में अगर यह रिलाइज होता है तो ऑनरशिप रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। इट मीन्स अगर टेनेंट रहा था रूम लेकर और वह रेंट लेकर भाग गया या फिर नहीं दिया और वह रेंट बाद में रिसीव हो रहा है, रिकवर हो रहा है ऑनर के द्वारा, उस समय जब रिकवर हो रहा है अगर वह ऑनर उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप उसके पास है या नहीं है, चाहे उस प्रॉपर्टी अभी उसके पास है या उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है, दोनों केस में अनरिलाइज रेंट या एरियर ऑफ रेंट अगर रिसीव होगा तो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या बोला कि अनरिलाइज रेंट हो या एरियर ऑफ रेंट अगर रिकवर होता है तो प्रॉपर्टी का ऑनरशिप रिलेवेंट नहीं है। जी हाँ, ऑनरशिप हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रॉपर्टी का ऑनरशिप उसी समय रिलेवेंट होता है जब हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और ऑनर होना चाहिए। अगर रेंट बाद में रिसीव हो रहा है उस समय ऑनरशिप होना या ना होना रिलेवेंट नहीं माना जाता है। स्टेटमेंट 2, कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी ऑफ सेक्शन 22, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यस, जब हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर लगाते हैं तो सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबिलिटी सेक्शन बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ऑनर होनी चाहिए। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड would be treated as nil for a period of ... year from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority। क्वेश्चन क्या बोला कि अगर जो हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गया, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट भी दे दिया गया और उस हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट किया जा रहा है, उस हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट किया जा रहा है, तो कितने सालों तक उस हाउस प्रॉपर्टी को अगर जो इनकम होगा उस इनकम को नील मानेंगे, उस इनकम को नील मानेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 2 ईयर तक। अगर हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड मान लिए हैं तो 2 सालों तक उससे होने वाले इनकम नील माना जाएगा। इट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द होल ईयर द ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा अगर हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं होल ईयर? ऑप्शन ए, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। ऑप्शन ए बोल रहा है हायर इन दोनों में से, ऑप्शन बी बोल रहा है लोअर इन दोनों में से, ऑप्शन सी बोल रहा है इक्वल इन दोनों में से, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि आइदर हायर और लोअर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो हाई रहेगा वो बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये आपके स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन 7, म्युनिसिपल वैल्यू इज वैल्यू डिटरमाइंड बाय द फिल इन द ब्लैंक फॉर द लिविंग म्युनिसिपल टैक्स ऑन द हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू को कौन डिटरमाइन करता है? देखो, म्युनिसिपल वैल्यू को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटरमाइन नहीं करता है, ना ही सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिटरमाइन करता है। म्युनिसिपल वैल्यू को डिटरमाइन करता है म्युनिसिपल टैक्स अथॉरिटी। म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा म्युनिसिपल वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन 8, रेंट इंक्लूड रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्ज फॉर डिफरेंट सर्विस लाइक लिफ्ट, सिक्योरिटी, ETC आर कॉल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन?
रेंट में इंक्लूड है बिल्डिंग एंड साथ में और भी सर्विस लाइक लिफ्ट का, सिक्योरिटी का, कोई फर्नीचर दे दिया ईटीसी का, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मतलब होता है हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर अदर सर्विस को भी हम देते हैं। एक तो हाउस प्रॉपर्टी रहने के लिए दे दिए, साथ ही साथ पंखा लगा दिए, इलेक्ट्रिसिटी भी पे कर रहे हैं, कोई बेड दे दिए, कोई सर्विस और दे रहे हैं, लाइक लिफ्ट का सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी का सर्विस दे रहे हैं, इन सभी सर्विस हाउस प्रॉपर्टी के साथ जा रहा है, इसको कहते हैं कंपोजिट रेंट। इसे कहते हैं कंपोजिट रेंट। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और 2, इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट आर इनसेपरेबल, लेट आउट बिल्डिंग और अदर एसेट इनसेपरेबल है, देन होल अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जी नहीं, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी और एसेट, जिसे कि कंपोजिट रेंट मैं आपको बता रहा था ना, तो अगर कंपोजिट रेंट इनसेपरेबल है कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है, अदर एसेट का इनकम कितना है, ये चीज़ पता नहीं है, तो जो इनकम होगा वह होल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। आइदर वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड में चला जाएगा, पीजीबीपी हेड में चला जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट सेपरेबल, बिल्डिंग का रेंट सेपरेट कर सकते हैं और अदर एसेट का रेंट सेपरेट कर सकते हैं, देन इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेटिंग आउट का जो इनकम होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। जी हाँ, एंड इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट अदर एसेट, जो अदर एसेट को लेट आउट किए उससे रिलेटेड जो इनकम होगा आइदर पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होंगे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो फिर से मैं बता दूं, अगर इनसेपरेबल रहेगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वह इनकम आइदर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड में या फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करेंगे और अदर एसेट के इनकम को आइदर पीजीबीपी हेड में या फिर इनकम फ्रॉम अदर हेड में टैक्सेबल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेटमेंट 2 सिर्फ करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ऑन द बेस इन केस रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस। देखो रेसिडेंस या ऑर्डिनरी रेसिडेंस पर्सन है और इसका हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है, फॉरेन में है, तो इस फॉरेन में जो हाउस प्रॉपर्टी है इससे होने वाले हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगा अगर यह पर्सन रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टैक्सेबल विदर सच इनकम इज ब्रॉट इनटू इंडिया और नॉट। यस, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। चाहे वह इनकम इंडिया में लाया है या नहीं लाया है, दोनों केस में टैक्सेबल होगा इंडिया में। ऑप्शन बी, टैक्सेबल ओनली इफ रिसीव इन इंडिया, नहीं, तो चाहे रिसीव इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों केस में यह इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट आर इनसेपरेबल। देखो बिल्डिंग और अदर एसेट इनसेपरेबल है, देन अमाउंट रिसीव टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ, किस हेड में टैक्सेबल होगा? तो आइदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड में। इसका डी करेक्ट हो जाएगा, आइदर बी और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2।
स्टेटमेंट 1 बोल रहा है फेयर रेंट मीन्स रेंट विच सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी वुड बी फेच। तो एक करेक्ट है। देखो फेयर रेंट का मतलब होता है जो आसपास इलाके में रेंट चल रहा है। मान लिया जाए आप पटना में हो, कंकड़ बाग में रह रहे हो, तो कंकड़ बाग में जो रेंट आसपास चल रहा है उसी रेंट को फेयर रेंट कहेंगे। स्टेटमेंट 2 द स्टैंडर्ड रेंट इज फिक्स्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। यस, स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करता है रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा। स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाता है रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके स्क्रीन पर अब आ गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ध्यान से सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देखना, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। क्वेश्चन से पहले मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करवाता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट दोनों में से हायर को लेंगे। दोनों में से जो हायर वैल्यू रहेगा उसको लेंगे। इस हायर वैल्यू को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में से जो कम होगा लो, उस अमाउंट को और एक्चुअल रेंट को, इन दोनों में से जो हायर होगा वह कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वह कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट हायर लेंगे और स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो लोअर रहेगा उस वैल्यू को लेंगे और इस वैल्यू को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। जो वैल्यू हायर आएगा यही कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स को लेस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स को जब लेस कर देते हैं तो ये कहलाता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इस नेट एनुअल वैल्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया जाता है अंडर सेक्शन 24 में। अंडर सेक्शन 24 में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं तो निकल कर आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 का @30% लेस होता है। यह 30% नेट एनुअल वैल्यू का लेस होगा। नेट एनुअल वैल्यू का 30% लेस करेंगे। जो बैलेंस निकल कर आ जाएगा इसी को कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी पर बेस है। तो पहले क्या होगा, हायर वैल्यू को लेंगे, उसके बाद लोअर वैल्यू को लेंगे, उसके बाद हायर वैल्यू को लेंगे। हाई लो। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन 13 में फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। ये सभी दिया हुआ है। एंड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना है। एनुअल वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगा? ग्रॉस एनुअल। एनुअल वैल्यू का मतलब हुआ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से हायर कौन है? 5 लाख। तो 5 लाख को चूज करेंगे और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे 4,80,000। इन दोनों में से जो लोअर रहेगा इसका हायर 5 लाख ले लिए और 5 लाख और 4,80,000 जो कम रहेगा, 4,80,000 कम है, इसको चूज करेंगे और एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो हायर रहेगा वही कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हायर कौन है? 4,80,000। तो 4,80,000 हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, फिर से समझो। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू 4,50,000। 4,50,000। फेयर रेंट 5 लाख। इन दोनों में से जो हायर रहेगा 5 लाख हायर हो गया। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट आपका दिया हुआ है 4,80,000। इन दोनों में से जो कम रहेगा
लो कौन है कम, 4,80,000। इस वैल्यू को और एक्चुअल रेंट 4,20,000, इन दोनों में से जो हाई रहेगा, हाई कौन है 4,80,000, यही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हायर लो, 1,70,000, एंड स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करो 1,60,000, इन दोनों में से जो कम है उस वैल्यू को ले लो 1,60,000, एंड एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो। यहाँ एक्चुअल रेंट पर मंथ दिया हुआ है, ध्यान रहे पर मंथ, इसको पहले 12 महीना में कन्वर्ट कर दो तो 2,40,000 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को जो हायर रहेगा वही कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया 2,40,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितना, 1,50,000, इसका 20% म्युनिसिपल टैक्स पे किया, तो एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू में जब म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू निकल आता है। 1,50,000 का 20% 30,000 होगा, 30,000 लेस करो तो 2,10,000 ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू। आगे देखो, अनरियलाइज रेंट 40,000, कंडीशन रूल 4 इज सेटिस्फाई। अब कर रहा है रूल 4 का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और अनरियलाइज रेंट 40,000 है। व्हाट इज एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू की बात कर रहा है। अब देखो, नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए अनरियलाइज जो रेंट रहेगा उसको भी डिडक्ट करना है। जो रेंट हमें प्राप्त अब नहीं हुआ है उस रेंट को भी जब आप लेस करोगे तो एक्चुअल नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आएगा। इसमें से 40,000 लेस करो, 40,000 लेस करो, ये निकल के आ जाएगा एक्चुअल नेट एनुअल वैल्यू 1,70,000, 1,70,000, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हायर लोगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो इसमें भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। आप कैलकुलेट करके आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखो, जयश्री ऑन 5 हाउस इंडिया। जयश्री एक व्यक्ति है जो कि उसके पास 5 हाउस प्रॉपर्टी है, वह 5 हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है और हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है। ऑल इन विच लेट आउट, सभी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है। हाउस प्रॉपर्टी 1, कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है। हाउस प्रॉपर्टी 1 का ए डेटा दिया हुआ है, तो 5 हाउस प्रॉपर्टी का आपको निकालना है। मैं 2 का निकालूंगा, 3 आपसे निकलवाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप निकाल कर बताओगे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर रहेगा उसको लेंगे 90,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो इसी को मान लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक बात और मैं बता दूं कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर होता है उसको स्टैंडर्ड रेंट से जो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। उसको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर से यहाँ पर समझो, यहाँ जो मैं आपको समझाया था ना, देखो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में से हायर लिए और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए।
ये लोअर वैल्यू जो आया इसी वैल्यू को कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। इस वैल्यू को क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसको आपको लिख लेना है। एक्सपेक्टेड रेंट अगर कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो लोअर आएगा वही कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। तो एक्सपेक्टेड रेंट 90,000 हो गया। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे 72,000। इन दोनों में से जो हायर रहेगा वही कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 90,000 हायर है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 90,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। हाउस प्रॉपर्टी 2 के डेटा दिया हुआ है एंड GAV निकालने के लिए बोल रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से हायर हो गया 60,000 और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो लोअर हो गया 60,000, यही कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू हायर होगा उस वैल्यू को कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 72,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। एंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, हाउस 3 का। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कितना आएगा। क्वेश्चन 20 का भी आंसर लिखना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए मैं देता हूँ। क्वेश्चन 21 का भी आप ही आंसर बताना, मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊँगा। आई होप आपको करेक्ट आंसर निकालना आ जाएगा, आ गया होगा, गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। द एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ रेंट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज हाउएवर कंडीशन प्रिस्क्राइब इन रूल 4। क्या बोल रहा है? अगर रूल 4 का कंडीशन प्रिस्क्राइब करता है तो इन सभी ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको कि इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि गलत है। रूल 4 के अकॉर्डिंग इन सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन ए, टेनेंसी इज बोनाफाइड। देखो रूल 4 कहता है ना कि ऑनर ने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर लगाया और टेनेंट ने रेंट नहीं दिया, रेंट लेकर भाग गया। तो रूल 4 कहता है कि जो टेनेंट भागा वह बोनाफाइड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोलता है कि जो टेनेंट भागा वह टेनेंट से एज पर लॉ रेंट रिकवर करने का पूरा कोशिश किया गया था ऑनर के द्वारा। एंड रूल 3 बोलता है कि वह टेनेंट जो रेंट लेकर भागा ऑनर के किसी दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन रूल 4 में दिया हो रहता है। तो ऑप्शन ए देखो, टेनेंसी मतलब जो रेंटर है बोनाफाइड है, यस, तो रूल 4 कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन बी, डिफॉल्टिंग टेनेंसी वेकेंट एंड स्टेप हैव टेकन टू कंप्लीट हिम टू वेकेंट प्रॉपर्टी। यानी कि जो डिफॉल्ट टेनेंट है रेंट लेकर भागा तो उसके लिए प्रॉपर स्टेप लिया गया रेंट रिकवर करने का, तो ये भी रूल 4 को सेटिस्फाई करता है। पॉइंट सी, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज ऑक्यूपाई ऑफ द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। पकड़ा गया साला। देखो जो टेनेंसी है ना ऑनर के किसी दूसरे प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो ये रूल 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा था रूल 4 में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, ऑप्शन सी इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं। एसएससी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनऑक्युपाइड रेंट। इट मीन्स ऑनर के द्वारा लीगल स्टेप लिया गया है कि रेंट को रिकवर किस तरीके से किया जाए, उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी किया गया था। इस भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है ना तो उस रेंट को लेस करते हैं। ठीक है, तो रूल 4 में ऑप्शन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से जो हायर रहेगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से इन दोनों में से जो कम रहेगा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा 4,80,000
और इस 4,80,000 को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे जो हायर रहेगा। हायर कौन हो गया? 4,80,000, यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा 4,80,000। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स जब लेस कर देंगे 20%, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में 20% किसका? तो किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का निकालना है। किसका? म्युनिसिपल वैल्यू। ध्यान में रहे, ऑलवेज अगर क्वेश्चन साइलेंट है, म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ है तो म्युनिसिपल वैल्यू का निकालना है। 20% ऑफ 4,80,000 90,000। 4,50,000 का 20% 90,000 लेस कर दो तो 3,90,000 ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू 3,90,000। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में क्या बोला कि एनुअल वैल्यू निकालना है हाउस प्रॉपर्टी का। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया हुआ है, दोनों में से हायर 1,70,000, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में से जो कम रहेगा उसको लेंगे तो 1,60,000 हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट 1,60,000। इस रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, पर मंथ दिया हुआ है, 12 महीना में कन्वर्ट कर लो, 2,40,000 हो गया एक्चुअल रेंट। इन दोनों में से जो हायर हो गया 2,40,000, यही कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर 50% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू देखो 1,50,000 का 50% 75,000, इसको लेस करो। इससे पहले ठहरो, अब जो था ना एक्चुअल रेंट 2,40,000, इसमें से 1,00,000 का रेंट अनरिलाइज हुआ। 1,00,000 का रेंट लेकर भाग गया, रिकवर नहीं हुआ। तो इस 2,40,000 के वैल्यू को देखो, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे ना तो 12 महीना का कैलकुलेट करेंगे। 12 महीना के वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जो 2,40,000 आया इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे और इसमें से अनरिलाइज रेंट को लेस करेंगे। इसमें से पहले अनरिलाइज रेंट को लेस करेंगे, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स को लेस करने से पहले अनरिलाइज रेंट को लेस करेंगे। ओके भाया, अनरिलाइज रेंट को लेस करेंगे 1,00,000 रुपया। अब ये एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,40,000। अब इसमें से म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को ध्यान में रखना। म्युनिसिपल टैक्स कितना हो जाएगा? 1,50,000 के 50% 75,000 लेस करो। नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगा 65,000। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ध्यान क्या रखना है, देखो एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे और 12 महीना का एक्चुअल रेंट लेंगे। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा रहेगा उस वैल्यू को लेंगे और अनरिलाइज रेंट रहेगा तो उस एक्चुअल रेंट में लेस करेंगे, देन म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे तो निकल कर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विचएवर इज हायर 68,000 और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वही कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो 62,000 हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट बताना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं। एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? 62,000। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। इस क्वेश्चन को मैं ही बताता हूँ। इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर रहेगा, हायर कौन है? 72,000। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों वैल्यू में से जो लोअर रहेगा वही कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट 72,000 हो गया और इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट 80,000। जो ज़्यादा रहेगा
वही कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 80,000 हो गया। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे 50%। म्युनिसिपल वैल्यू का, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 का 50% 30,000 हो जाएगा। यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आ गया 50,000। अब यहीं पर रुक नहीं जाना है, क्वेश्चन क्या बोला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए नेट एनुअल वैल्यू में अंडर सेक्शन 24 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस होगा किसका, नेट एनुअल वैल्यू का। तो 30% 50,000 का लेस करो तो 15,000 लेस होगा। यही आ गया जो वैल्यू 35,000, ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 35,000। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा अंडर सेक्शन 24 में कितना लेस होता है, तो 30% किसका किसका किसका, नेट एनुअल वैल्यू का, नेट एनुअल वैल्यू का। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 आ गया, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24। देखो मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउ होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो या अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है। तो मैक्सिमम डिडक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख अलाउ होता है, कितना, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल डिडक्शन अलाउ फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 24B। देखो अंडर सेक्शन 24A में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू का डिडक्ट हुआ। अंडर सेक्शन 24B में इंटरेस्ट को अलाउ करते हैं और मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख अलाउ होता है इन केस सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना, लेट आउट प्रॉपर्टी में अनलिमिटेड होगा, ऑल इंटरेस्ट शुड बी अलाउ। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है लेट आउट प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बोलता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल डिडक्शन अलाउ फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू टू डिडक्ट लेट आउट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24B। नहीं, इसमें से किसी में एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वाला शायद मैं दे रहा था, तो दोनों एक ही हो गया। चलो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी मैं बता दिया हूँ। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 2 में सेक्शन दिया हुआ है। लिस्ट 1, डिटरमाइन एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है अंडर सेक्शन 23 में। अंडर सेक्शन 23 में ग्रेचुटी सैलरीज का जब मैं पढ़ा रहा था सेक्शन, तो सैलरी में मैंने बताया था ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10(10)(a) में मिलता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल इज अलाउ, अभी मैंने बताया अंडर सेक्शन 24B में। एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबल सेक्शन कौन सा है, 22। सभी सेक्शन में बता कर रखा हूँ। तो डी का 4 बी में है और सी में है, बाकी ए काटो और डी काटो। देखो ऑप्शन का एलिमिनेशन मेथड भी अपनाना है। ग्रेचुटी बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 किस में है, ऑप्शन बी में सिर्फ है, ऑप्शन बी में, तो बी ही करेक्ट हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। बाकी आप देख लो, सी का 2 है, ठीक है। तो आई होप आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देना, और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को शेयर भी किया करो। एंड कमेंट बॉक्स में जो सभी क्वेश्चन को मैंने आपसे बोला कि आंसर लिखना है, वो सभी क्वेश्चन का आंसर लिखो। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।